हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो अगर बात की जाए इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बनता है इस चैप्टर में वो है फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें अगर आप देखे होंगे कि वेरिएशन ऑफ फोटो करेंट विद इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों का ग्राफ बनता है। ठीक है, वो ग्राफ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसी सिवाय आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और डी ब्रॉय वेवलेंथ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहा सवाल पहले पार्ट का, जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटो करंट का वेरिएशन विद इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग बाकी बचे हुए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल बनते हैं, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो देखो, लास्ट में पुराने जमानों में लगभग 18 से 19 सेंचुरी में ये बात हुई थी कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो उसी के बीच में आइंस्टाइन ने आगे अपनी एक थ्योरी बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी सरफेस पे, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा, तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन बताई थी। सो आइंस्टाइन ने बताया था, ही स्टेटेड दैट the photo electrons are not ejected by continuous absorption of radiation, rather it is an instantaneous process in which radiation made up of discrete quantum particles called photon deliver energy to the electron ठीक है, तो देखो बोर्ड में लिखा है आपके, आइंस्टाइन ने क्या बताया था, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड बाय कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि जैसे रेडिएशन आ रही है, ठीक है, इसके पास कुछ एनर्जी है, लेट से ई। तो हम बोलते हैं जैसे अगर मान लो हमने कुछ बॉडी को, लेट से हमारी बाइक की बाहर खड़ी है, तो उसमें अगर कंटिन्यूसली धूप पड़ेगी तो बाइक की सीट गर्म हो जाएगी या बाइक गर्म हो जाएगी, या हमने कोई पानी रखा बाहर तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बहुत देर तक रेडिएशन, जैसे सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, उसको अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे किसी बॉडी पे, तो बॉडी एब्जॉर्ब करती रहेगी एनर्जी, बेसिकली हीट। तो उससे क्या होगा, वो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी। सो आइंस्टाइन ने बताया था कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन केस में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट होते हैं, वो लगातार एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं इजेक्ट होते, यानी वो धीरे धीरे हम लाइट डाल रहे हैं बहुत देर तक, कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया और इजेक्ट हो गया। उन्होंने बोला ये प्रोसेस नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है, रेदर इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी ये अचानक से होता है, मतलब एक बार में लाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो बोला इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इन विच रेडिएशन मेड अप ऑफ डिस्क्रीट क्वांटम पार्टिकल्स, जिसमें रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। जैसे हम लोग ना, लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टॉपिक में। यहाँ हम बात करें पार्टिकल, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं फोटोन। ये डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो अगर हम बात करें वेव की, सॉरी, तो अगर हम बात करें वेव की, तो वेव क्या होता है, एक कंटिन्यूस कर्व होता है जिसमें वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। वेव है ना, वेव क्या होता है, ये लगातार एनर्जी ट्रांसफर करता रहता है और कंटिन्यूस मैनर में। देखो यहाँ पे कहीं भी कटा नहीं है, यहाँ पे सबके सब वेव एक ही है, पूरी वेव देखो कंटिन्यूस है। वही अगर हम बात करें फोटॉन्स की, तो फोटॉन्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स। जैसे एक लाइट आ रही है तो उसके अंदर बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, एक ये एक ये एक ये, ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। ठीक है, वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, यानी अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं। डिलीवर्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल बॉडी। सो बोल रहा है कि जो रेडिएशन आता है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स
के पास एनर्जी कौन देता है? ये रेडिएशन, यानी रेडिएशन आ रही है, इसके अंदर फोटोन है, वो फोटोन के पास एनर्जी होती है खुद की, कितनी होती है? एच न्यू। आइंस्टाइन ने बताया था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। फिर आके एनर्जी डिलीवर करेगा इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, अगर वो इस रेडिएशन के पास है तो बाहर निकलेगा, अगर वो एनर्जी नहीं है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। भले हम उसमें 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 15 घंटा जितनी देर भी रेडिएशन डाले उससे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा बाहर जब उसके जो एनर्जी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी चाहिए वो मिल जाए उसको तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसने बताया था कि ये कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस, यानी इसमें हम अगर हम लगातार रेडिएशन डालते भी रहें तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा? जब उसको जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए या मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कौन दे रहा है? एनर्जी दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी कितनी दे रही है रेडिएशन से? एच न्यू। जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं वो ज़्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए यानी वर्क फंक्शन से, तब वहाँ पे देखो वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, हमने देखा भी था लास्ट टाइम। तो जब मिनिमम जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो रेडिएशन के पास एनर्जी है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। यानी लाइट आ रही है, उसके पास जो एनर्जी है वो ज़्यादा है जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उससे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। मान लो एनर्जी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो देखो इलेक्ट्रॉन को हम जो एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, जो लाइट हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाल रहे हैं या मेटल बॉडी पे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो एनर्जी के पास जो रेडिएशन के पास एनर्जी है वो कम है, किससे? वर्क फंक्शन से। तो सेम क्या होगा? नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम बात करें कि जो लाइट को एनर्जी चाहिए, तो लाइट के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी रेडिएशन प्रोवाइड कर रही है, तब क्या होगा? तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, मगर नो काइनेटिक एनर्जी, मगर जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अब देखो समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बोला एक बॉल लेके समझते हैं एग्जाम्पल में। तो एक बॉल है, ये स्टिल है यानी रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये बॉल कुछ वेलोसिटी v से आ रही है और इसने इसको हिट किया। ठीक है, हिट किया, उसके बाद क्या होगा? दूसरी बॉल जो है मूव करने लग जाएगी विद सर्टेन वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी कुछ v, लेट्स से, है ना, v1 की पहले वेलोसिटी, अब v2 हो गई। ठीक है तो इस केस में मुझसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ। इस बॉल का कुछ मास होगा m और v वेलोसिटी मूव करिए तो हाफ m स्क्वायर, यानी ये बॉल इसको आके हिट की यानी ये बॉल मूव कर रही है, तो इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी और ये बॉल मूव करने लगी। तो वैसे यहाँ पे लाइट आई, अब हमने बोला लाइट पार्टिकल से बनी होती है, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि लाइट पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, अब देखो लाइट अगर सिंपली अगर हम लाइट को स्टडी कर रहे हैं वेव नेचर के हिसाब से, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वाला, तो लाइट वेव नेचर शो करती है, मगर जब वो पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है, जब वो किसी और मैटर से इंटरेक्ट करेगी, जैसे यहाँ पे किसी इंटरेक्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन से, तो जब लाइट पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी तो पार्टिकल नेचर शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो फोटोन है एनर्जी के पास, सॉरी जो फोटोन है लाइट के पास, जब वो हिट करता है इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है विद सम वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर। मगर मान लो कि फोटोन की जो वेलोसिटी है, ये जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को हिला सके, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, मगर इतनी एनर्जी है कि बाहर हिला भी दे, उसको कुछ मूव भी करा दे कुछ वेलोसिटी से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली निकल जाएगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो देखो अगर मान लो हमने बोला जो रेडिएशन आ रही है इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल दे, उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे दे। तो देखो जैसे एग्जांपल ले लें यहाँ पे एक छोटा सा और, तो लेट्स से हमने ये बात करें, देखो लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, ये फोटोन से, ये फोटोन से आके हिट किया दूसरे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। तो यहाँ पे देखो लेट्स से इसके पास एनर्जी थी 200 जूल, जो रेडिएशन आ रहा है इसके पास एनर्जी है 200 जूल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट ठीक है एज्यूम करें 200 जूल एनर्जी है, जिसको हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, मान लो वो है 100 जूल। ठीक है, तो 200 जूल एनर्जी इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर 100 जूल एनर्जी यूज़ किया बाहर निकलने के लिए, और बची हुई 100 जूल वो यूज़ कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो जब एनर्जी जो है लाइट के पास वो ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से, यानी इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन वो ज़्यादा होगा, तो कम होगा रेडिएशन से, तो क्या होगा? तब वहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। मगर मान लो इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी 300 जूल और हम दे रहे 200 जूल, है ना, इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी 300 जूल और हम दे रहे हैं 200 जूल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। हम बात करें कि दोनों बराबर है, जितनी एनर्जी चाहिए उसको उतनी एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, है ना, इतनी एनर्जी उसकी बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन,
मगर उसके पास कुछ एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी बची नहीं बची, तो उसके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, मगर उसके पास कुछ एनर्जी नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम बात करते हैं, तो आइंस्टाइन ने ये नोटिस किया कि जब एनर्जी जो हम रेडिएशन से प्रोवाइड करें वो ज़्यादा होगा फंक्शन से, तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब हम एनर्जी दे रहे हैं रेडिएशन से, वो मेटल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी उसके बराबर नहीं है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। और जब दोनों बराबर है तो वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, मगर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, तो लाइट को जो एनर्जी दे रही है, कितनी दे रही है, लेट्स से ई, है ना, तो वो यूज हो रही है कहाँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में, है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको हमने एनर्जी दी है 300 जूल की, इसको बाहर निकलने के लिए चाहिए 200 जूल, और बची हुई एनर्जी कहाँ चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में। तो 300 जूल किसके बराबर होगी, 200 प्लस 100। यहाँ से जो एनर्जी दे रहे हैं हम वो किसके बराबर है, वो वर्क फंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए 200 जूल प्लस बची हुई काइनेटिक एनर्जी में, तो ये हम यूज़ करें। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है रेडिएशन की, एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है जो हमको रेडिएशन, जो मतलब जो लाइट हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट, वह न्यू नॉट जो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू इजेक्टेड, यानी इजेक्ट करने के लिए। और काइनेटिक एनर्जी होती है, हमने किया भी था पहले, निकाल सी इक्वेशन, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये है आपकी आंसर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। मगर जैसे बुक में लिखा है, बुक में लिखा है आपका जो इक्वेशन लिखी है काइनेटिक एनर्जी फॉर्म लिखी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये ई कितना होता है एच न्यू, और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में -5। ठीक है, तो वही इक्वेशन है, बस ऊपर नीचे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके बेसिस में एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, आई होप तो समझ में आ गया होगा। सो न्यूमेरिकल करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने प्रूव किया जितने भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे किसके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जितने भी पॉइंट्स एक्सपेरिमेंट में हमने देखे थे, ऑब्जर्व किए थे, नोटिस किए थे, उसको आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ने प्रूव कर दिया, यानी कंक्लूजन ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो क्या कंक्लूजन था, क्या क्या पॉइंट्स था जो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन के थ्रू बताया था हम लोग को। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि द फोटो करंट इंक्रीजेस with increase in intensity of incident radiation, तो देखो अभी हमने नोटिस किया कि हमारे पास कोई सोर्स है, लेट्स से S1, ये है S2, ये हिट कर रहा है या इंसिडेंट करा रहा है एक बॉडी मेटल बॉडी पे, और इसको भी सेम मेटल बॉडी में इंसिडेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो सोर्स वन लेट्स से इसी पास इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसकी इंटेंसिटी कम है, कंपेरेटिवली इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है सोर्स वन की, सोर्स टू की इंटेंसिटी कम है, यानी जो पावर यानी जो ब्राइटनेस है लाइट की वो सोर्स वन की ज़्यादा है, सोर्स टू की कम है। तो क्या होगा, अब जब ब्राइटनेस ज़्यादा है तो नंबर ऑफ फोटोन्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होंगे इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स कम होंगे। जब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है तो ज़्यादा फोटोन्स आके हिट करेंगे इस मेटल बॉडी पे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेट्स यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फर्दर मान लो यहाँ पे हमने 2 टर्मिनल क्रिएट किया, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन ले गया बैटरी में और दूसरे से वापस से लेके चले गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बैटरी में, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मान लो 1 सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो किस में फोटो करंट ज़्यादा होगी, जहाँ पे क्योंकि करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यहाँ चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे करंट ज़्यादा होगी, तो फोटो करंट बढ़ेगी अगर हम क्या बढ़ा देंगे इंटेंसिटी। तो पहला पॉइंट हमने प्रूव किया, द फोटो करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, फोटो करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है किसी मेटल बॉडी से, ठीक है, अगर ये लाइट आ रही है, इसने हिट किया किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल बॉडी से निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को मेटल बॉडी से निकालने के लिए मिनिमम वर्क फंक्शन करना पड़ेगा, यानी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। सो मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, h न्यू नॉट, यानी वर्क फंक्शन के बराबर, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो रेडिएशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज रेडिएशन जो है उसकी एनर्जी कितनी है, E = h न्यू, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है
बाय द इलेक्ट्रॉन वो कितना है एच न्यू नॉट, एच तो कॉन्स्टेंट है, थोड़ी देर हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी की, यानी एनर्जी जो है रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के, और जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। यानी अगर हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, निकालने के लिए, तो हमको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, किससे, मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से। तो उन्होंने बताया था देयर एग्जिस्ट अ थ्रेशोल्ड frequency below which no photoelectric effect happens। तो उसके नीचे कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है वो कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अगर हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है लाइट डाल के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो ज़्यादा रखना पड़ेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर वही लिखा है कि देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हम लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे उस बॉडी पे तो इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद होगी आपको, वेयर एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है ई वी नॉट, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है ई वेरी स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। पहला ये काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो एच कॉमन है ले लेते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी जो लाइट आ रही है हिट कर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी इंटेंसिटी से ये मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे फोटो करंट ज़्यादा होगी, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फोटो करंट बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ेगी ऑब्वियसली, पहला पॉइंट नहीं बता रहे, मगर इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं आएगा। हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ई वी नॉट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चलो कांस्टेंट है, सब सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज सेम रहेगा, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और काइनेटिक एनर्जी दोनों किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यही हमारा अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल बोथ डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। इसी को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को इक्वेशन निकालना चाहोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं मैं से। देखो ई वी नॉट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से ई इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो वी नॉट क्या हो जाएगा एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट, ठीक है। इसको मैं से एच न्यू नॉट को फाइव नॉट भी लिख सकते हैं, तो फाइव नॉट ई, ठीक है। तो इसे ग्राफ बनाने के लिए कभी बोल देता है, तो ग्राफ बनाना है ईजी है, आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है। वैसे कोऑर्डिनेट को देखें तो कोऑर्डिनेट कैसे होता है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर कभी भी कोई ग्राफ बनता है, ठीक है, तो उसमें वाई क्या होता है, वाई वाई एक्सिस होती है, एक्स क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, एम बताता है स्लोप, यानी वो जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कितना होगा। जैसे ये ग्राफ एग्जांपल ले लें, जैसे ये ग्राफ में ये एक है और एक ये है, लेट्स से ये ग्राफ है, एक ये एक ये, तो इसका स्लोप देखो ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है, यानी कितना ऊपर ग्राफ उठेगा वो स्लोप बताता है एम, ठीक है, एम स्लोप बताता है। और सी बताता है इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। देखो जैसे ये ग्राफ है, इसमें अगर सी मान लो ऊपर है, पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ग्राफ वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा, और सी अगर नेगेटिव तो वाई एक्सिस में नीचे जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो बना सकते हैं यहाँ से ग्राफ। तो देखो यहाँ वाई आपको बताता है कौन वाई एक्सिस में कौन होगा, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, एक्स एक्सिस में कौन होगा, एक्स एक्सिस में देखो यहाँ पे एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है,
इंटरसेप्ट क्या है, देखो ये आपका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट नेगेटिव है यानी नीचे से शुरू होगा, ठीक है, कितना है -5 नॉट/e, ठीक है, नेगेटिव, और ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ जाएगा। देखो स्लोप कैसे पॉजिटिव, यहाँ प्लस है ना, ये ग्राफ का स्लोप बताता है, m ग्राफ का स्लोप बताता है, ये कितना होगा h/e, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनते हैं, चाहे बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इस इक्वेशन को मतलब इस कंक्लूजन से समझ लेना नहीं है। और अगला पॉइंट आइंस्टाइन ने बताया था अपनी फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू, उन्होंने बताया था कि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is an instantaneous प्रोसेस, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी लाइट आएगी, हिट करेगी, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से, या तो उसकी एनर्जी है ज़्यादा है थ्रेशोल्ड या वर्क फंक्शन से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने बताया कि तुरंत लाइट आके हिट करती है और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट से हिट की लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में ही इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, यानी लाइट हिट की और वो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर जाएगा। जितनी देर से लाइट हिट की, यानी लाइट की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। सो से लाइट हिट करी और इलेक्ट्रॉन की तेजी से बाहर आ जाएगा, यानी अगर आप देखें 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की स्पीड से आ रहा है। अब ये कितना होता है, खुद कैलकुलेट कर ले, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, मतलब लाइट को ऑन करोगे आप मतलब ब्लिंक भी नहीं कर पाओगे, वो लाइट कहाँ पहुंच जाएगी पता ही नहीं, लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। अब जैसे कि वेव थ्योरी के हिसाब से हमने देखा था कि लाइट हिट करेगी 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता यहाँ पे। जो ये प्रोसेस होता है कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। तो यही पॉइंट था आइंस्टाइन का, जो इक्वेशन था उसी से आइंस्टाइन ने अपना सारा का सारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉइंट्स थे उसको प्रूव किया था। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा है, प्रीवियस ईयर 2018 का है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालनी है हमको क्वेश्चन में, और साथ साथ बोल रहे हैं फुली स्टॉप्ड बाय द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ 3.3 वोल्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है वो कितने वोल्ट से रुक जा रहा है, 3.3 वोल्ट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 3.3 वोल्ट। इफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बिगिंस इन द मेटल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी बोल रहे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन कब हो रहा है, एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो यानी ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है जिसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे बोला कैलकुलेट द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो वर्क फंक्शन भी निकालना है, ठीक है, फॉर दिस मेथड, ठीक है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई = h न्यू नॉट, h हमको पता है कितना होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड इनटू, आगे हमको दिया है साथ साथ में क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ जब भी कट जाएगा सेकंड वाला, तो यहाँ पे जूल में एनर्जी आएगी, बस याद रखना कि एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी, ठीक है। तो जाएगा 6.63 × 8, 6.63 × 8, 8 6 24, 4 to carry, 8 6 48, 55 carry, 8 48, 53, तो जाएगा 53.04, 53.04 × 10⁻34 + 14, तो प्लस माइनस 20 जूल्स, ठीक है, ये जूल्स में आ गए। मैं क्वेश्चन में बोला आपको वर्क फंक्शन किसमें चाहिए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं, तो उसे डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, 53.04 × 10⁻−20 डिवाइड कर दे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−90, ठीक है, चल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया अगर हम 53/16, ठीक है, 530 कर देते हैं, तो 16 3 ज़ा 48 माइनस किया, यह आ गया 48 5, फिर 0 नीचे उतर गया, फिर 33 यह हो जाएगा 48 सॉरी 48 अगेन 2 बार 33 आ गया, जाएगा 33 × 10⁻−92 पर जाएगा, तो +19 -20 +19,
जाएगा 33 इंटू 10⁻⁻⁻, इसको लिख देंगे 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो फंक्शन निकालिए। ठीक है, ठीक है, इसके आगे अगला पार्ट बोल रहा है आपको फ्रीक्वेंसी पे निकालनी है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको याद ही होगी आइंस्टाइन की, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। एच न्यू एनर्जी जो रेडिएशन देता है, एच न्यू नॉट मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और बची हुई काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हो जाएगा एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट डिवाइड बाई एच। ठीक है, एच न्यू नॉट तो हमने निकाला ही है, एच न्यू नॉट यहाँ पे आया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एच न्यू नॉट तो हमने निकाला ही है, कितना है 3.3 प्लस ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी नॉट पोटेंशियल कितना है 3.3, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू कर देंगे डिवाइड बाई एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, कंबाइन को 10⁻⁻19 से इंटू कर देंगे। तो फाइनली इसके ऊपर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये 2020 का अगला क्वेश्चन दिया है, photon of energy 1 electron volt and 2 electron volt are successively incident on the metal surface of work function 0.5 electron volt। तो बोल रहा है दो फोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी है E1 इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोनों को इंसिडेंट करवाया, यानी दोनों को टकराया किस पे, एक मेटल सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन कितना है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स इन बोथ द केसेस विल बी। तो बोला काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पहले फोटॉन की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद होगी, तो जो एनर्जी हम किसी मेटल बॉडी पे डालते हैं वो किसके बराबर होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, यानी उसको कितना एनर्जी चाहिए मेटल सरफेस से निकालने के लिए, दैट इज वर्क फंक्शन, और बची एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस में हो जाएगा माइनस ई माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, प्लस में हो जाएगा तो माइनस एनर्जी कितनी दी है, E1 दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन दिया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आंसर आई विल बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली काइनेटिक एनर्जी। दूसरी काइनेटिक एनर्जी सेम वही फॉर्मूला, E माइनस I नॉट, E इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सेकेंड फोटोन एंड वर्क फंक्शन इज सेम। वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल सरफेस पे। तो मेटल की सरफेस कौन सी, तो मेटल के दोनों में मेटल सेम ही लिया गया है। ठीक है, तो बोल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस डाल लें और मेटल सरफेस सेम नहीं है, तो दोनों का वर्क फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जब रेशियो पूछता है ज़्यादातर केस में जो पहले दिया रहता है उसका रिस्पेक्टिवली लगा के उसी को पूछा है। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले है उसका रेशियो पहले लेंगे, जो बाद में है उसका बाद में लेंगे। तो इसी ऑर्डर में लिखना है। काइनेटिक एनर्जी 2/1 कर देते कुछ लोग, तो क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में पूछा दिया रहेगा, ऑप्शन के फॉर्म में देगा तो 1:3 देगा, 3:1 देगा एंड इस फॉर्म में देगा। ठीक है, तो ये जो सही तरीका है वो है जिसका पहले दिया है, अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड ऐड किया उसने तो जिसका पहले है उसका पहले निकालेंगे, सेकंड वाले का सेकंड। काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की कितनी निकली है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे वाले की निकली है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 × 5 5 3 10। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ना कि सेकंड वाला। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से, तो चाहिए तो उतार सकते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। सो आइंस्टाइन की थ्योरी ने या आइंस्टाइन की इक्वेशन ये तो प्रूव कर दिया कि जो लाइट है वो पार्टिकल की बनी हुई होती है। ठीक है, जब हम बात करने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले फोटोन की। ठीक है, फोटोन की बात करेंगे। तो फोटोन क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है लाइट का, जो जिसमें एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है, तो फोटोन के बारे में बात करेंगे हम लोग, यानी पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है। पहला, द लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल when it interacts with matter। तो देखो लाइट का ड्यूल नेचर होता है, मुझे पता है। तो लाइट अगर सिंपली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से या तो अगर कोई नॉर्मल स्लिट वगैरह से पास कराए तो किस तरह बिहेव करेगी, वेव की तरह बिहेव करेगी। मगर वहाँ पे कहीं इसका पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह के साथ, तो वहाँ पे कैसे बिहेव करेगी वो,
पार्टिकल नेचर की तरह। तो लाइट दो नेचर की तरह, लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, कौन कौन सा, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। सो लाइट वेव की तरह बिहेव करती है जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की या तो स्लिट्स वगैरह की, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ पे लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। वेयर जब इंटरेक्शन होता है मैटर के साथ, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तब वो कैसे बिहेव करती है, वो बिहेव करती है मैटर की तरह, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट था कि फोटोन पिक्चर के आने के बाद पहला पॉइंट ये पे हुआ कि लाइट जिस भी मटेरियल के साथ मीट कर रही है या इंटरेक्ट कर रही है तो वो वैसे ही नेचर शो कर रही है। दूसरा, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हमको पता है लाइट जो है उसके पास एनर्जी होती है, कितनी होती है फोटोन की एनर्जी, h न्यू, ठीक है। मोमेंटम भी होता है लाइट के पास, तो एनर्जी सॉरी मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम को पी से नोट करते हैं, ये होता है E/c यानी h न्यू बाय c, ठीक है। इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे एक नंबर के, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है चौथा, ऑल फोटोन ऑफ द रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी will have same energy and momentum। यानी जितने भी अगर दो रेडिएशन है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो दोनों रेडिएशन के पास जो फोटॉन्स हैं, हर एक फोटॉन का एनर्जी और मोमेंटम क्या है, सेम होगा। मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा भी था क्लास 11 में, मास इनटू वेलोसिटी। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस बेस में। मोमेंटम को दोनों फॉर्मूला याद रखना आपको, h न्यू बाई c भी और मास इनटू वेलोसिटी भी, ठीक है। अगला पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट बोलता है एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एवरी फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यानी अगर आप जो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे किसी भी रेडिएशन की, रोशनी बढ़ा देंगे किसी भी लाइट की, तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, फोटॉन्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, मगर उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे, तो वो कांस्टेंट रहेगी। हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो सेम रहेगी। अगर मान लो हमारे पास से यहाँ से लाइट से फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, फोटोन की एनर्जी स्टिल कितनी है, h न्यू, जितनी पहले थी, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन जो पहले 4-5 थे अब 10-12 हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स की नंबर्स बढ़ती है, मगर एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आता। सो एनर्जी और मोमेंटम सेम रहता है बढ़ाने के बाद भी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट बोलता है 6 पॉइंट, फोटॉन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। यानी जो फोटॉन्स होती हैं वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, हम बोलेंगे प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, सिमिलरली उसी की तरह फोटॉन्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फोटॉन्स के बारे में आइडिया है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। देन फिर मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली टॉपिक की, डीप बॉय हाइपोथेसिस। तो डीप बॉय हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं, अब हमने ये बात की थी लाइट जो होती है, लाइट के पास दो नेचर होता है, पहला होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैटर की यानी पार्टिकल्स की, तो उसके पास तो पार्टिकल नेचर होता ही है, ठीक है, मगर क्या उसके पास वेव नेचर भी होता है, क्वेश्चन ये था। जैसे अभी तक हमने जितना भी चीज़ें पढ़ी थी वहाँ पे लाइट के पास वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है, इस पर स्टडी चली थी, ठीक है। मगर डी ब्रॉय आके बताए कि जो मैटर होता है उसके पास अगर पार्टिकल नेचर होता है तो जस्ट लाइक लाइट क्या उसके पास वेव नेचर भी होता है। तो उन्होंने फाइनली एक्सपेरिमेंट किया और कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला वो ये निकाला कि एवरी मैटर विथ मास m moving with velocity v will have wave nature,
द वेव एसोसिएटेड with them is called matter wave। ठीक है। तो डिब्रॉय ने एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड आउट किया कि हाँ मैटर जो होती है उनके पास भी क्या होता है, वेव होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसके अंदर से भी वेव निकलेगी। ठीक है। या क्या बोलते हैं, हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर से भी क्या है, वेव निकलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे इंफ्रारेड और रेडियो वेव की बात नहीं हो रही जो हमारी बॉडी इमिट करती है, उसकी बात नहीं करें, मतलब हम लोग खुद भी एक वेव की तरह बिहेव करेंगे। डिब्रॉय ने ये कहा। ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ठीक है चलो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये पार्टिकल है, मास m है, वेलोसिटी v है, मूव कर रहा है, पार्टिकल है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्लियरली दिख भी रहा था हमको, मगर वेव नेचर, अभी कोई इंसान जा रहा है हमको वेव की तरह तो बिहेव करते हुए दिखता नहीं वो। तो फाइनली क्वेश्चन ये आया कि चलो ठीक है, मान लिया कि ये पार्टिकल जो है ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, मगर इसका वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, अगर आपको प्रूव करना है कि हम मान लेंगे कि ये वेव है, तो वेव का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, और वेवलेंथ कितना होगा। सो डी ब्रॉय ने अपना फाइनली एक्सपेरिमेंट पूरा किया और उन्होंने निकाला जो वेवलेंथ होती है ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी पहले निकाला है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई भी पार्टिकल यानी मैटर वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके वेवलेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा h बाय mv, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻³ जूल पर सेकंड, मास उस बॉडी का मास यानी उस मैटर का मास, और v वेलोसिटी तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमने देखा नोटिस किया एक्सपेरिमेंट में कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, अराउंड द ऑर्बिट, वो वेव की तरह बिहेव करता है। तो वहाँ पे उसकी वेवलेंथ निकाली गई, तो कितना होता है h बाय m, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास और वेलोसिटी। देखो h बहुत छोटी यूनिट है, 6.63 × 10⁻³ ठीक है। और यहाँ पे मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं लेट्स से उसको भी कैलकुलेट नहीं करें, v बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, देखो लगभग आएगा 0.96, ठीक है, 0.6 अप्रोक्सीमेटली 0.6 × 10⁻³ इतना वेवलेंथ आएगी। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो बस है, ठीक है, इसका मास है 6630 kg। ठीक है, तो यहाँ की वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h 6.63 × 10⁻³ और इसका मास कितना है 6.63 × 10⁻³ इंटू वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम देखेंगे तो 6.63 कट गया 1, फिर 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3 ऊपर गया -3, तो -37 के आसपास इसकी वेवलेंथ होगी। अब देखो यहाँ जो बड़ा बस है उसकी वेवलेंथ कितनी है 10⁻−37, यानी 0.000 करते हो 37 के बाद फिर आएगा 1। ठीक है, यानी इतना 37 0 के बाद 1 आएगा, यानी इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत छोटी है। इसकी वेवलेंथ कितनी है, बहुत छोटी, यानी ऐसे ऐसे। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, थोड़ी बड़ी है। सो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया और उन्होंने नापा, डी ब्रॉय ने देखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो अब बस के केसेस में अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मास बहुत ज़्यादा है, तो अगर उससे वेव भी निकलेगी, वो वेव की तरह वेव भी करेगा, तो उसको स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज की वेवलेंथ क्या है, बहुत बहुत छोटी। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, सर्टेनली बड़ी है, इस कंपेयर में थोड़ा बड़ी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वेव जो नेचर है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को और पाया हाँ लिटरली जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। उनकी वेवलेंथ कितनी होती है h बाय p, यानी मोमेंटम, जिसको मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी। सो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर इस कितना होता है h बाय m। तो फाइनली ये था डी ब्रॉय का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है ना लैम्डा, इससे क्वेश्चन आते हैं खासकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, चाहे तो नोट कर लें, फिर डेरिवेशन करते हैं। सो क्या फॉर्मूला है वेवलेंथ का किसी भी मैटर वेव के लिए, उसको निकालने के लिए हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन में हमको पता है कि जो आपको काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है E V0, वेयर V0 इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। थोड़ी देर के लिए हम इसको E भी ले लेते हैं, वेयर V इज पोटेंशियल। ठीक है, वही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V हो जाएगा आपको पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इक्वल्स टू EV। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा मास स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं p² बाय m इक्वल्स टू mv²। ये क्यों निकाला, बिकॉज यहाँ पे mv² की जगह रखना है, मोमेंटम लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हाफ
पी स्क्वायर बाय एम इज इक्वल्स टू ई वी। यहाँ से पी निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2m डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2m ई वी, पी कितना हो जाएगा रूट 2m ई वी। ठीक है, एंड फाइनली इसको अगर यूज करेंगे यूजिंग वेवलेंथ फॉर्मूला, वेवलेंथ फॉर्मूला जो भी हमने निकाला था उसको यूज करेंगे। लैम्डा क्या होता है h बाय मोमेंटम। ठीक है, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, मोमेंटम कितना निकाला है हमने रूट ओवर 2m ई वी। ये फाइनली लैम्डा का फॉर्मूला है h बाय रूट 2m ई वी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप चाहो तो देखो यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, बात करें ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू पता है 2 कांस्टेंट है। अगर इन सबकी वैल्यू को हम रख दें, तो अगर इन सबकी वैल्यू हम डाल दें तो यहाँ पे लैम्डा जो हो जाएगा वो हो जाएगा h और m e 2 की वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा 1.227 बाय अंडर रूट v इन नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 बाय अंडर रूट v नैनोमीटर, तब कैंसिल आएगा नैनोमीटर में। ठीक है, तो अगेन ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अभी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस क्वेश्चन आते हैं, इवन अभी हम लोग करने भी वाले। ठीक है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लें, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिल्ली 2010 में पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी है बताना है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला 1.227 डिवाइड बाय अंडर रूट वी नैनोमीटर में आता है। ठीक है, तो 1.227 डिवाइड बाय पोटेंशियल कितना दिया है 100 वोल्ट्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1.227 डिवाइड बाय 100 वोल्ट यानी 10, रूट कट जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1227 नैनोमीटर। इसको चाहे तो लिखते हैं 1.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपको फाइनली वेवलेंथ आ गया। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है टू विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स। तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था सॉरी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वहाँ पे हमने सारी जितने भी टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती है, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड, सारी की सारी गामा रेज, सब सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ देखा था। तो वेवलेंथ जो होती है एक्स रे की वो कहाँ से कहाँ तक होती है 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक। तो देखो ये आ रहा है 0.127 यानी इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी एक्स रे का पार्ट है। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू द, ये कौन सी वेव होगी, ये होगी एक्स रे यानी दिस बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और लिटरली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन मतलब ये फॉर्मूला जो आपका है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय एम वी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, लिटरली मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बल्कि यही है। ठीक है, तो चाहे नोट कर लें, लास्ट में पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं पे। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो क्या बोलता है ये प्रिंसिपल। सो देखो हाइजेनबर्ग ने देखा कि जब हम रेडिएशन को इमिट करवाते हैं तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कितनी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड बहुत तेज है, ऑब्वियसली बहुत तेज है। ठीक है, जब ये हीट करेगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो पूरा का पूरा फैक्टर्स उन्होंने बताया था, जो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी इक्वेशन के थ्रू, उन्होंने बताया था कि दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये अचानक से जैसी लाइट हीट करेगी वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी इसमें बहुत 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 कम टाइम लगेगा। ठीक है इतना बहुत कम टाइम लगेगा, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट करेगा मतलब रेडिएशन हिट करेगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो आपने बोला ये पोजीशन है उस इलेक्ट्रॉन की, उस टाइम उस पोजीशन पे कितना मोमेंटम था, तो हम नहीं बता पाएंगे सॉरी। तो यहाँ पे हम कहने का मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये स्पीड ऑफ लाइट से निकलेगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब एक ही टाइम पे उसकी स्पीड कि कितनी स्पीड है, ठीक है, एक ही टाइम पे उसकी वेलोसिटी और उसी टाइम पे उसका मोमेंटम बता पाना इम्पॉसिबल है। अगर आप मोमेंटम निकालोगे मास इनटू वेलोसिटी, या तो आप उसकी पोजीशन निकालोगे,
ठीक है, यानी आप उसकी पोजीशन निकालोगे या तो उसका मोमेंटम निकालोगे। तो मोमेंटम निकालोगे तो वहाँ पे आप पोजीशन नहीं निकाल पाओगे, पोजीशन निकालोगे तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे। अगर आप दोनों निकालने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से ट्रांसफर करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट पे उसकी पोजीशन और मोमेंटम निकाल पाना इम्पॉसिबल है। ये बताया था हाइजेनबर्ग ने अपनी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन the momentum and position of the particle simultaneously because there is uncertainty in the calculation by the factor of h by 2 पाई। तो उन्होंने बोला कि अगर आप निकालोगे तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा। कितनी अनसर्टेनिटी है तो उसको निकालने के लिए बताया कि डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा पी बता रहा है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, h by 2 पाई। यानी अगर हम सॉल्व करें h by 2 पाई कितना होगा एग्जैक्टली, तो देखो h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइड बाई 2 पाई कितना है, 2 इंटू पाई होता है 22/7, तो 3.14 मान लेते हैं। जब इसको 2 करोगे तो लगभग कितना आएगा, लगभग 6 के बराबर जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा, 6.6 से 1 हो जाएगा, यानी 10 की पावर -34 अनसर्टेनिटी। यानी जब आप इन दोनों को इंटू करोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन कितना अनसर्टेनिटी होगा, 0.0000 करते 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 फाइनली इतनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। यानी इतना कम चांसेस है बता पाना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में मोमेंटम को। तो यानी आप जब भी हीट कराओगे रेडिएशन को किसी मेटल बॉडी में तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो या तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लो उस टाइम पे, या तो आप उसका पोजीशन कैलकुलेट कर लो। दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, दोनों करने की कोशिश करोगे तो दोनों ही नहीं कर पाओगे। तो ये बताता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके साथ यहीं पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लिया हमने। अगर बात करें चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसके द्वारा वेवलेंथ और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं, मगर बेसिक आइडिया होना जरूरी है। बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन की, तो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वाला जो पोर्शन है, जो ग्राफ है और साथ साथ में थ्योरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।